चलो बेटा, नमस्ते बेटा, नमस्ते। पढ़ना स्टार्ट करें भाई। चलो, हरियाणा जी के चल रहा था सामने का मैप, हर एक की समझ में आ गया होगा। कितने ज़िले हैं हरियाणा में और कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं हमारे। गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। कितने हैं? मैंने तो क्या बता दिया है? तुम्हें ऐसे पकड़ना आना चाहिए कि मैम आपने स्टार्टिंग के ज़िले बोले हैं, मैंने टिक बोली है। ये ऐसे तुम्हें जब तक बुद्धि तेज नहीं होगी ना, तुम्हारी सब खिचड़ी पकी रहेगी। घर JKM का ट्रिक मंडल का नहीं है। घर JKM स्टार्टिंग के 7 ज़िले हैं, तो तुम्हें ये बोलना चाहिए था ना कि ये तो ज़िले हैं ही, ये उसमें इस मंडल में है ही नहीं। मंडल का ट्रिक है घर, आगे KF, K मतलब करनाल, F मतलब फरीदाबाद। इस मैप में सबसे ऊपर के, चुपचाप शांति से सुनना, ये 4 जिले एक मंडल का पार्ट है, अंबाला मंडल का। सबसे पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, ये एक मंडल है। अगला मंडल ये है 3, के पैर वाले कैथल, करनाल, पानीपत। इनमें कमिश्नर बैठता है अंबाला में, इसमें कमिश्नर बैठता है करनाल में। उसके बाद अगला मंडल ये बड़ा सा, इसके 4 हिस्से हैं, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, जींद। जींद हमें इकलौता ऐसा जिला दिखा जिसकी सीमा अंदर ही अंदर 7 जिलों को टच करती है। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। 2 केवले पैर हैं, कैथल, करनाल। 2 पथ हैं, पानीपत, सोनीपत। एक हार्ट ऑफ हरियाणा रोहतक, 2 इधर वाले फतेहाबाद और हिसार। अगर तुम्हें ये याद न रहे तो फिर ट्रिक काम आएगी। हरियाणा SP क्या क्या फेंकता है? HRSPKKF। F मतलब फतेहाबाद ही हो सकता है क्योंकि फरीदाबाद तो नीचे है, इसलिए वो तो हो ही नहीं सकता। देखो कितनी दूर है। तो इसका मतलब जींद के 7 जिले याद करने का या तो हम ट्रिक या अपने दिमाग में मैप रखें। अब तुम इतने बड़े हो गए कि अपने हरियाणा जहाँ रहते हो यहाँ का मैप तुम याद रख पाओ। तो 2 पैर वाले के, इसको हम सिर मानते हैं। कुरुक्षेत्र, यहाँ इतना बड़ा युद्ध हुआ था, सिर मान लेते हैं। और इसके 2 पैर मानते हैं, ये कैथल और करनाल। तो इसका मतलब दूसरा मंडल हमने पढ़ लिया, तीसरा भी पढ़ लिया। करनाल मंडल में क्या क्या आएगा? करनाल, कैथल और पानीपत। फिर एक मंडल इधर का, बताओ इस मंडल का नाम क्या था? हिसार। क्या तुम्हें याद है हिसार में शिक्षा का बहुत बड़ा कामकाज था? GJU, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लुवास, लाला लाजपत राय, वेटरिनरी का, जानवरों का, है ना, जहाँ डॉक्टर्स तैयार होते हैं। और एक का नाम क्या था? CCS HAU, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। हमने पढ़ाई के भी 3 लेवल देखे थे। एक ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, एक स्टेट लेवल के कॉलेजेस चलते थे बहुत सारे रोहतक में। इसमें सिर्फ हरियाणा का ही पैसा लगा है, हरियाणा के ही अमूमन ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। तो जब स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूशंस की बात आएगी तो पहली प्रायोरिटी रोहतक। अगर बड़ी बड़ी ये 3 यूनिवर्सिटी आ जाएं तो हिसार। और अब बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है सोनीपत। सोनीपत में ज़्यादा पैसा लग रहा है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का, क्योंकि सोनीपत में 5000 एकड़ का टारगेट लेके 2000 एकड़ पे फिलहाल में काम चल रहा है, जिसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। ये एक पूरी बेल्ट है, इसके पास ज़मीन सबसे ज़्यादा, यहाँ गेहूँ सबसे ज़्यादा। किसकी बात हो रही है? एरिया में नंबर 1, गेहूं में नंबर 1, गाय की संख्या में, फल और सब्जियों में, भैंस की संख्या में नंबर 1 जींद। इसीलिए इसे मिल्क सिटी भी कहते हैं, दुग्ध नगरी भी कहते हैं। हम सबको पता है हरियाणा की शान है मुर्रा नस्ल की भैंस, जिसे यहाँ का काला सोना, ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो दुग्ध उत्पादन क्षमता है वो सबसे ज़्यादा है। तो हरियाणा का दूध में हमेशा 3rd 4th रैंक सदा से रहा है, जब से अलग हुए तब से। तब भी एक अच्छी जगह स्टैंड करते थे। और अगर अपना कंपैरिजन करें या तो राजस्थान या पंजाब, इसका कारण है राजस्थान में
पशुओं की संख्या ज़्यादा है और पंजाब में दुधारू जानवर, क्योंकि पंजाब का ही पार्ट पहले हरियाणा था, तो हरियाणा भी दुग्ध के उत्पादन में बहुत बढ़िया, जिसमें भैंस का नाम आते ही किसको नंबर 1 करोगे? जींद को। फिर पहुंचते हैं अपनी इस बेल्ट पर, बीच के कितने ज़िले? 5। इसमें मेन जो बैठते हैं अपने कमिश्नर साहब, वो रोहतक में बिल्कुल लगते ज़िले सोनीपत, चरखी दादरी, भिवानी और झज्जर। एक टाइम था आज से 10-12 साल पहले जब जनगणना हुई 2011 की, तो आंकड़ों ने हमें कहा कि तुम्हारे झज्जर में ज़्यादा आबादी नहीं है और ज़्यादा कोई डेवलप्ड एरिया भी नहीं है। लेकिन हम जानते हैं पिछले कुछ सालों में झज्जर का ग्राफ बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है, जिसका कारण है एक बड़ा, तो मैंने बताया था सेंटर, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ खुल गया? द्वारका दिल्ली से झज्जर के बीच में रेलवे ट्रैक भी बिछाया जाएगा, तो रेलवे दौड़ेगी और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट लगातार ग्रोथ के रास्ते पर। कौन है? क्या ये दिल्ली से लगता इलाका है? दिल्ली से लगते 4 जिलों के नाम ऊपर से स्टार्ट करो, सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद। इनमें से 2 तो बहुत डेवलप्ड हैं, एक गुड़गांव और एक फरीदाबाद। एक की डेवलपमेंट बहुत तेज गति से चल रही है, सोनीपत। सोनीपत में हम जानते हैं खरखौदा में हमारा क्या, मारुति का प्लांट 900 एकड़ में, जिसके लिए ज़मीनें एक्वायर की गई थी किसानों की, और 900 एकड़ गांव की ही ज़मीन ली गई है। जो ये गांव की ज़मीनें लेते हैं ना, इसके लिए एक डिपार्टमेंट है HSIIDC, हरियाणा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी हरियाणा राज्य का इंफ्रा में बेटा रोड आता है, बिजली आती है, खंबे आते हैं, कनेक्टिविटी आती है, इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हरियाणा स्टेट की डेवलपमेंट के लिए 2 चीज़ें काम करेंगी, एक तो इंफ्रा अच्छा हो, आपकी रोड्स अच्छी हो, बिजली अच्छी हो, पानी अच्छा हो, ताकि लोग वहाँ पे पैसा लगाना चाहें। ये पैसा आप और मैं अकेले नहीं लगा सकते, इस पैसे को हम विदेशियों से भी लेंगे कि जगह जगह विदेशी हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन उसके लिए आपको एक तो साफ सफाई का, एक कनेक्टिविटी का, एक बिजली का, रोड का, इन सबका, लेबर का, ये आसपास के एरिया में इजीली अवेलेबल हो, तो कोई बाहर से आएगा, वरना कोई क्यों ही लगाएगा यहाँ, अपना बिजनेस क्यों स्टार्ट करेगा। तो उस मामले में हमारी कौन सी नगरी लगातार उभर रही है? हाँ, झज्जर, रेवाड़ी, जो ये इस तरह के इलाके हैं ना, इन पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, क्योंकि जो भर चुके वहाँ तो और क्या ही करेंगे। अब जैसे 2 बहुत ज़्यादा भर गए, कौन कौन से? दिल्ली के दक्षिण की तरफ का फरीदाबाद और दक्षिण पश्चिम की तरफ का गुड़गांव, इन दोनों में खूब तो आबादी है और खूब ज़्यादा इन्होंने सर्विस के नाम पर, टैक्स के नाम पर, पूरा हरियाणा एक तरफ और 2 अकेले एक तरफ, पलड़ा बराबर का है पैसे देने में। कौन से पैसे? टैक्स के। तो ये दोनों बेटा बहुत ज़्यादा कमाई करते हैं। टैक्स का सीधा संबंध है, आप कितना कमाते हैं उतना ही तो आप देंगे ना। अब कोई गरीब है, भिखारी है, तो वो क्या ही टैक्स देगा, लेकिन जो जितना ज़्यादा कमाता होगा उसको उतना ज़्यादा टैक्स देना होगा। तो इन दोनों को टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। इसका मतलब यहाँ काम धंधा कम है या ज़्यादा है? तो हम पूरा हरियाणा एक तरफ खड़ा है पैसे देने में और ये दोनों एक तरफ। फरीदाबाद आप जानते हैं औद्योगिक नगरी है, उद्योग धंधों का बहुत कामकाज सरकार ने भारत के आज़ाद होते ही कर दिया, क्योंकि यहाँ रेफ्यूजी बसाने थे जो कहाँ से भाग आए थे? पाकिस्तान। हिंदू बहुत सारे भाग के, क्योंकि पंजाब का लगता इलाका था, अब वो कश्मीर के साथ तो नहीं जा सकते, तो पंजाब में भाग के आए। पंजाब ऊपर से था घना बसा, तो पंजाब ने अपने दक्षिण की तरफ उनको भेज दिया। पंजाब के दक्षिण में हम ही तो थे, हरियाणा ही तो पंजाब का दक्षिण था, हमारे भी दक्षिण में ये हिस्सा खाली था। तो इसलिए इन लोगों को बसाने के लिए, रेफ्यूजीज को बसाने के लिए कौन से शहर में उद्योग धंधे, और इसीलिए ये औद्योगिक नगरी बन गया। इस बेल्ट की अगर बात करें तो इसमें फरीदाबाद एडवांस्ड है, फरीदाबाद खूब पैसे कमाता है, पलवल धीरे धीरे उभर रहा है। लेकिन नूह की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा अभी भी इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर सब करना पड़ेगा। धीरे धीरे आ रहा है मैप पर, लेकिन जितनी स्पीड अगर देखें भैया, इसकी बाउंड्री देखो कितनी बड़ी, इस ब्लू की बाउंड्री वाइट से कितनी लगती है। वाइट कौन सा है? ये गुड़गांव, जहाँ लाखों रुपए गज ज़मीन का टुकड़ा मिलता है। वहीं नूह में अभी लिटरेसी भी लास्ट अगर बात करें तो 54%। तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा बेटा, भी इसमें मेहनत मांगेगा। ये यहाँ के लोगों को समझना होगा कि पहली चीज़ है एजुकेशन। जो पढ़ाई में पिछड़ा है वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इनका लिटरेसी रेट 54% था, जबकि इनके ऊपर वालों का 84%। 84-54 में दिन रात का अंतर है, जबकि सीमा लगती है दोनों की। तो इसलिए समझना पड़ेगा कि सबसे पहली ज़रूरत है एजुकेशन पे काम करना।
अगर बात करें इस बेल्ट की तो इसमें ये तो बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है, ये तो विदेशी भी आके यहाँ काम करते हैं। रेवाड़ी उभरती हुई औद्योगिक नगरी है और महेंद्रगढ़ में खनन बहुत ज़्यादा है। लोहा अयस्क की बात करें, जिस भी मिनरल का नाम लेंगे वो पहली प्रायोरिटी पे क्या टिक करना है, महेंद्रगढ़। इसके बाद इस अगर की बेल्ट की बात करें तो सोनीपत तो बेटा बहुत चीज़ों में आगे है। आज अगर बात करें एजुकेशन में, खेती में, कनेक्टिविटी में, भाई NH-44 दिल्ली में जब एंटर करता है, देश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, तो वो कहाँ से लास्ट अपने यहाँ, सोनीपत। तो सोनीपत से दिल्ली की कनेक्टिविटी बहुत आसान है, इसीलिए सोनीपत से ही लगते शहरों में जो दिल्ली से उठ के आए ना इंडस्ट्रीज, वो हमारे हरियाणा के सोनीपत में ही बसा दी गई। सोनीपत से ही लगता इलाका नरेला है, कितना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पर सिंघू के आसपास। अगर यहाँ बात करें राई की बात करें, गन्नौर में बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल की मंडी, तुमने देखा होगा जगह जगह लिखा हुआ है ना, हाँ, फल और सब्जी मार्केट। तो दिल्ली से कनेक्टिविटी के कारण सोनीपत बहुत स्पीड से ग्रोथ कर रहा है और बहुत जल्दी ही झज्जर में भी ग्रोथ दिखाई देगी। ये दोनों ऑलरेडी डेवलप्ड कहलाते हैं, इनके पास पैसा भी है क्योंकि टैक्स दे रहे हैं तो पैसा कमा रहे हैं। यानी ये चारों एरियाज में से 2 पे बहुत पैसा लग गया, इन दोनों में डेवलपमेंट का काम बहुत तेज गति से, ये नंबर 1 पे और ये नंबर 2 पे। तो इस बेल्ट में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट दिखाई देगा। अब रोहतक तो हमारा है ही, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जहाँ है, तो उसकी तो एक शान है ही हमारे लिए। भिवानी की बात करें, चरखी दादरी, भिवानी में पैसे वाले लोग बहुत थे, बहुत मंदिर बनवा रखे हैं, ट्रस्टी बताया था ना मैंने, इसीलिए मंदिरों का शहर हमारा भिवानी। चरखी दादरी में एक ज़माने में सीमेंट की फैक्ट्री थी, अब पिछले 40-42 साल से बंद पड़ी है। कहाँ पर खुली थी उस टाइम पर वो, लेकिन आज वो टेरिटरी है चरखी दादरी। ये जो फोगाट बहनें हैं, ये बलाली गांव में जो पड़ती हैं, ये बलाली गांव किसका है, चरखी दादरी का। तो ये सारी बेल्ट हमें मैप में समझ आ गई। अब थोड़ा सा ना बेटा किताब से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आंकड़े जबानी सुन के याद नहीं रहेंगे। सबसे पहले टॉपिक करेंगे, शायद 77 पेज बताया था मैंने पढ़ने के लिए, जल्दी से निकालो पेज 77 हरियाणा का भूगोल। फर्स्ट चैप्टर है भूगोल का, गठन और सामान्य परिचय। अच्छा, क्या तुम जानते हो हरियाणा में आबादी कितनी थी लास्ट जब हम गिने गए, कितने थे हम थे 2,53,51,462। अब शांति से सुनो, इतने तब थे, आज बढ़ गए। इस बात को तो बहुत साल गुजर गए, 2024 का एंड आ गया, पूरा साल गया, मान लें अब नवंबर ही आ गया। ये सोचो 2011 में हम इतने थे, तब तुम अपनी एज देखो, तुम कितने छोटे थे, तब आबादी इतनी थी। अब तुम जवान हुए, इस बीच में कितने बच्चे नए भी तो पैदा हुए होंगे, कुछ बुजुर्ग चले भी गए होंगे, लेकिन ओवरऑल देखें तो पैदा होने वालों की संख्या मरने वालों से ज्यादा, क्योंकि बेटा आज मरने वालों की संख्या घट गई। अब लोग है ना बीमारी से बच जाते हैं। अब जो लाइफ की एज जो थी हमारी वो बढ़ गई। पहले क्या था, कोई बीमारी हो गई आदमी मरेगा 100%। अब बीमारी लास्ट कोशिश भी करता है डॉक्टर की ये आदमी बचा रहे, वेंटिलेटर पर भी कई लोगों को कई महीने निकाल देते हैं। तो इसलिए मरने की जो दर है ना वो अब कम है, और जो बच्चे पैदा जो हो रहे हैं वो ज्यादा। अब एक परिवार में ज्यादा बच्चे नहीं हैं, लेकिन बेटा इतनी बड़ी आबादी है, अगर एक घर में 1 या 2 बच्चे हों तो भी तो आबादी बहुत ज्यादा है ना हमारी। उस हिसाब से ये आबादी उस टाइम की तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आंकड़े नए नहीं आए, न पढ़ाई के आंकड़े आए, न मेल फीमेल के आंकड़े आए, और न टोटल के। तो पेपर में बार बार क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पिछले साल भी आए थे, उससे पिछले साल भी आए, जब भी आ रहे हैं तो वो इसी को पूछ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम वही याद करेंगे, नहीं हम अपने घर से तो बना नहीं सकते, इसको बनाता है गृह मंत्रालय। अब तुम और मैं तो नहीं है ना कि हम बता दें भाई इतने लोग बढ़ गए। तो जब तक नया आंकड़ा नहीं आता और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कॉमन सेंस है कौन से सन वाला टिक करना है। हाँ, चाहे वो मेल फीमेल की रेशो पूछें, चाहे वो औरतों का अनुपात पूछे, कुछ पूछें, वो पढ़ाई लिखाई पूछे, सब 11 का चलेगा। तो ये तुम्हारी आबादी 2,53,51,462। अब शांति से सुनना, इस 2,53,51,462 में से लगभग 65% लोग गांव में रहते थे। अभी भी रहते ही होंगे, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्या हुआ 2-4% कम हो गए होंगे।
35% लगभग लोग शहर में, एक्चुअल कहूँ तो 34.8 के आसपास से, लेकिन तुम एक राउंड फिगर पहले देख लो ताकि याद करना आसान रहे। तो 65% ग्रामीण और 35% शहरी, यानी हरियाणा आज भी क्या है, ग्रामीण समाज है। हरियाणा आज भी कृषि प्रधान। तुम मेजोरिटी देखो ना, मैक्सिमम लोग हमारे ताऊ चाचा दादा सब गांव के हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो कहे मेरी 5 पुश्तें शहर में रह रही हैं। हम सब लोग गांव के हैं। तो हम में से कुछ लोग बाहर निकल आए, लेकिन वो 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी। तुम यहाँ कोई ऐसे नहीं हो जिसके परदादा शहर में रहते थे, ऐसा कोई नहीं बैठा है यहाँ। हरियाणा बेसिकली ग्रामीण परिवेश है बेटा। अब निकल निकल के लोग शहरों में नौकरी के चक्कर में, बच्चों की पढ़ाई के चक्कर में, ट्यूशन्स के चक्कर में, स्कूलिंग के चक्कर में, क्योंकि आज बच्चे को छठी से ट्यूशन चाहिए, गांव में ट्यूशन नहीं मिलता। तो माँ बाप क्या करते हैं, क्योंकि यंग पीढ़ी है कि बच्चे की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे हम एक कमरे के घर में रह लेंगे, वो अपना गांव छोड़ आते हैं। गांव में 4 कमरे हैं घर में, लेकिन शहर में 1 कमरे में रह लेंगे, सिर्फ इसलिए कि बच्चा 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं बढ़िया ट्यूशन पढ़ ले। गाँव में है नहीं ना सुविधा। 9वीं के साइंस का ट्यूशन कैसे मिलेगा गाँव में बढ़िया? मिलेगा तो फॉर्मेलिटी का, वो कोई साइंस की समझ ही पैदा नहीं कर पाएगा ना, मैथ्स का बढ़िया ट्यूशन। 9वीं से बच्चे को ट्यूशन कंपलसरी हो गया बेटा। अगर सच बात है, अगर मार्क्स लेने हैं तो अपने आप पढ़ने के ज़माने अब जा चुके। इतनी ट्रिक्स, इतनी सारी चीज़ें आ गई कि 90% से ऊपर ले जाना है तो अच्छे टीचर्स चाहिए, और स्कूल में सब फॉर्मेलिटी कराते हैं। साइंस का टीचर अगर आप अच्छा नहीं ढूंढेंगे तो 9वीं में बच्चा 60-70 पे लटक जाएगा। अगर आप 90 से ऊपर की इच्छा रखते हैं तो बच्चे को अच्छा ट्यूटर ढूंढना पड़ेगा। अब साइंस और मैथ्स के 2 ट्यूशन, यानी बच्चे के स्कूल से अलग 2 घंटे। अब इमेजिन करो, बच्चे का स्कूल 2:30 बजे खत्म होता है, 2 बजे, उसके बाद 1 घंटा तो बच्चे को गैप भी चाहिए ना, जाते तो नहीं पढ़ सकता। 3 बजे उसका ट्यूशन स्टार्ट है, वो स्कूल से भागा भागा अपने घर आएगा, 2:30 तो उसको आते आते बज गए। ट्रैफिक कितना ज्यादा होता है, आया खाया कपड़े चेंज किए तुरंत भागा। 3 से 4 का ट्यूशन, फिर 4:15 या 4:30 से मैथ्स का ट्यूशन भागा, वापस आया घर आते आते 6 बज गए, रात हो गई। इमेजिन करो 6 बजे के बाद अब पूरे दिन से वो पढ़ रहा है, वो पूरे दिन से लगभग बाहर भी है, अब उसे आधे 1 घंटे का रेस्ट भी चाहिए, फिर उसे स्कूल का होमवर्क भी करना है, फिर उसे ट्यूशन का काम भी करना है। अगर इस बीच में उसे गाँव में जाना और आना हो तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? नहीं पॉसिबल। इसीलिए लोग गाँव छोड़ने लग गए, शहर में आने लग गए। पहले क्या था, ट्यूशन पढ़ना ज़रूरी नहीं था, गांव में ही स्कूल था, आना जाना वॉकिंग डिस्टेंस पर पॉसिबल था बेटा कि वहीं रहे वहीं पढ़ ले। लेकिन आज इस बदलते दौर में जिस बच्चे के पेरेंट्स गांव में हैं, उनको बच्चे को नामुमकिन है कि वो 2 ट्यूशन्स अफोर्ड कर लेगा। कैसे सुबह शाम आएगा, कितने चक्कर काटेगा, आने जाने में ही रह जाएगा। इसीलिए अब धीरे धीरे ना हमारा ये वाला आंकड़ा इसकी तरफ तब्दील हो रहा है। और अब जब जनगणना हुई तब से अब में तो बहुत दुनिया बदल गई। क्या पता अब ये यहाँ 40-42 तक पहुँच गए हों और ये 60 या 58 तक आ गए हों, और आने वाले टाइम में घटेंगे या बढ़ेंगे? 100% बढ़ेगा बेटा, क्योंकि पढ़ाई कंपलसरी हो गई। तुम्हारे टाइम तक भी ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें पेरेंट्स तुम एडजस्ट कर लेते थे, लेकिन जो तुम्हारी अगली पीढ़ी आएगी ना, उसको 4ठी 5वीं 3री से ही ट्यूशन्स चाहिएंगे। फिर कैसे काम चलेगा? गांव के ट्यूशन्स में कोई स्टैंडर्ड है नहीं, वो तो रटने वाली बात है। खासकर 8वीं 9वीं 10वीं के कॉन्सेप्ट टफ हो जाते हैं, मैथ्स और साइंस के। तो अब हमारा ये प्रतिशत बढ़ने वाला है, ये घटेगा। अगर मैं बात करूं अपने यहाँ पे हरियाणा में आदमी और औरतों की, तो हरियाणा में औरतों की संख्या थोड़ी सी कम है, टोटल बराबर नहीं है, हम 50-50% नहीं है। औरतें 49% कुछ हैं और आदमी 51% कुछ हैं। तो औरतें कम हैं आदमियों से हरियाणा में। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देखो, थोड़ा बहुत तो प्रकृति भी ऐसा बिल्कुल 50-50 तो पैदा नहीं कर सकती, लेकिन हरियाणा में एक बड़ा कारण कन्या भ्रूण हत्या भी है, ये रियलिटी है। क्योंकि 2011 की जनगणना में पूरे देश में औरतें और आदमियों का रेशो लगभग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। 1000 आदमियों के मुकाबले 940 महिलाएं थी 2011 में। लेकिन अगर हरियाणा की बात करें तो 1000 के मुकाबले हरियाणा में 879 महिलाएं थी। इसका मतलब हरियाणा देश के मुकाबले काफ़ी पिछड़ा था, तो उसका टोटलिटी पे फर्क तो पड़ेगा ना कहीं। हरियाणा की इस बड़ी आबादी में औरतों की संख्या काफ़ी कम है जब कंपेयर करते हैं दोनों को। ये देखने में तो तुम्हें 1-1.5% लग रहा है, लेकिन बेटा ये 1-1.5% जब इसका निकालेंगे ना, इसका, तो वो काफ़ी बड़ा निकल आता है। लाखों की संख्या में कम है आबादी महिलाओं की। अगर हम बात करें हरियाणा में लिटरेसी की, तो हरियाणा का एवरेज लिटरेसी प्रतिशत है 75%।
हमारे हरियाणा के 25% बुजुर्ग लोग अब कैसे पढ़ें? जिनके दादा की उम्र 70 की है, 75 की है, 78 की है, 80 की, वो कैसे पढ़ें? तो वो जब तक जीवित हैं तब तक वो प्रतिशत में गिने जाएंगे, उनको हम नहीं पढ़ा सकते। पर आने वाली आबादी में अब सब पढ़ रहे हैं। अब सोचो, जो इन 11-12 सालों में 2011 से 24 में कितने लोग गुजर भी तो गए जो बिना पढ़े लिखे थे। तो इसका मतलब बिना पढ़े लिखे वालों की तादाद लगातार घट रही है और पढ़ने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जो जन्म ले रहा है वो 100% पढ़ेगा और जो बिना पढ़े लोग हैं वो 100% धीरे धीरे खत्म होंगे, जाएंगे, क्योंकि वो उम्र दराज हो गए। इससे आइडिया लगता है कि इससे हम काफी आगे आ गए होंगे। पर तुम अभी नहीं बोलोगे, तुम्हें कितना परसेंट बोलना है? हाँ, 75%। इसमें सबसे बढ़िया जो 75% का कारण है वो गुड़गांव है, जिसकी आबादी 84% है, यानी 75 से ज्यादा, हमारी एवरेज से ज्यादा। लेकिन इसी में एक 54% वाला भी बैठा है, मेवात। तो इन दोनों के कारण उसकी अधिकता, इसकी कमी, ये 75 पर है। एवरेज 75 है, कोई कम कोई ज्यादा। जैसे फतेहाबाद की भी पिछली बार कम थी, पर अब उम्मीद है जब भी गिने जाएंगे फतेहाबाद की लिटरेसी ठीक ठाक सी मिलेगी। तो हरियाणा बेसिकली ग्रामीण परिवेश है। यहाँ लोग पढ़ाई लिखाई में एवरेज जितनी देश की थी उतनी ही है। महिलाएं और पुरुष लगभग बराबर हैं, थोड़ा सा कम प्रतिशतता है औरतों की। गांव की तरफ लोगों का रहन सहन अभी भी ज्यादा है, शहरों की प्रतिशतता उतनी नहीं है, पर अब धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर बात करें हमारे हरियाणा के रैंक की, तो हमें एरिया और पॉपुलेशन, दो चीजें हमारे काम की होती हैं। पॉपुलेशन अगर तुम्हारी 2,53,51,462 है तो तुम पॉपुलेशन में 18वें हो। इसको याद रखना, लड़कियों की शादी की एज कितनी है? 18। तो पॉपुलेशन में हमारा रैंक भी 18। एरिया में हमारे 2 रैंक है, हम 20वें भी हैं और हम 21वें भी हैं। अगर सारे स्टेट्स को गिना जाए और अगर देश को गिना जाए तो ये अलग अलग बातें हैं बेटा। देश में यूटी भी आते हैं, स्टेट में यूटी नहीं आते। यूटी की लिस्ट अगर देश की लिस्ट में ऐड कर दें तो लेह लद्दाख हमसे ऊपर आ जाता है। हम देश में, इसमें स्टेट्स में हम लोग हैं 20 में, लेकिन अगर देश में यूटी प्लस स्टेट है तो एक यूटी हमसे ऊपर आ जाता है, लेह लद्दाख। बाकी सब यूटी हमसे छोटे हैं। तो इस हिसाब से जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। पूछे हरियाणा का राज्यों के हिसाब से कौन सा स्थान है? 20वां। लेकिन हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? 21वां, क्योंकि हमसे ऊपर एक यूटी कौन सी है? लेह लद्दाख। लेह लद्दाख। बाकी दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दादर नागर हवेली, दमन दीव और ये अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, सब हमसे नीचे हैं एरिया में। बस नंबर 1 पर कौन है एरिया में? लेह लद्दाख। और हमसे बड़े सारे राज्य हैं सिवाय कुछ छोटे छोटे राज्यों के। ये छोटे छोटे राज्य ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के हैं बेटा, नॉर्थ ईस्ट के। नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल हरियाणा से छोटा हो सकता है क्या? नहीं, मैप में काफी बड़ा दिखता है। तो हमसे छोटा कौन होगा? जो बाकी बचे हुए हैं। और गोवा हमसे छोटा, केरल हमसे छोटा। तो हमसे, मैं लिखवा दूंगी ये, हमसे छोटे हैं। अगर हम स्टेट की बात करें तो हम कौन से नंबर पर है? 20। टोटल राज्य कितने हैं? 28। इसका मतलब कितने हमसे छोटे हैं? 8। 8 हमसे छोटे हैं। सारे यूटी भी हमसे छोटे हैं। 7 यूटी हमसे छोटे हैं, 8 राज्य हमसे छोटे। इसका मतलब हमारा देश में नंबर 21वां और राज्य में हमारा नंबर 20वां है। ठीक है। आबादी में हमारा नंबर क्या है? 18वां। हरियाणा बेटा एक रिच कल्चर का स्टेट है। हरियाणा में प्रति व्यक्ति जो पर कैपिटा इनकम है ना, प्रति व्यक्ति आय, वो भी बहुत बढ़िया है। प्रति व्यक्ति आय हर साल बढ़ जाती है, हर साल बदलती है, क्योंकि नंबर ऑफ पॉपुलेशन और जितनी आपके राज्य ने इनकम की उसको डिवाइड किया जाता है। तो उस हिसाब से आपकी आबादी तो गिनती में नहीं आ रही है, लेकिन आपकी इनकम तो हर साल गिनती में आ रही है ना। प्रति व्यक्ति आय हरियाणा टॉप में रहता है, ऊपर के 5-6 में हमारा नंबर रहता है। इसलिए माना जाता है कि हरियाणा एक रिच स्टेट है, अमीर राज्य है। हरियाणा के किसानों के पास समृद्धि है। यहाँ के किसान लिखते हैं करोड़पति किसान हैं। कहाँ, किस एरिया के? हरियाणा के, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत ज्यादा सोना उगलती है और यहाँ की जमीन के रेट बहुत ज्यादा दिल्ली के कारण भी हैं। एक तो चंडीगढ़ बिल्कुल लगता इलाका और एक दिल्ली, और दोनों महंगे शहर, जिसका फायदा किसको मिला?
चंडीगढ़ को हमने सिर्फ ईस्ट में टच कर रखा है और इसको दिल्ली को हमने 3 डायरेक्शंस में, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ में। तो इस सब के कारण हम लोग बहुत लकी हैं। 2 नदियां बड़ी यहाँ पर हैं, 2 पहाड़ यहाँ पर हैं और बीच का सारा एरिया खूब पैसा कमा के देता है। हरियाणा का कोई इलाका नहीं है जो बंजर हो, जहाँ कुछ भी पैदा ना होता हो। हम महेंद्रगढ़ को मानते हैं कि खेती कमजोर है, लेकिन वो भी बाजरे में नंबर 1 है। मिलेट्स के प्रोडक्शन में हमारे हरियाणा का महेंद्रगढ़, बाजरे और सरसों में, तो ये भी कमाई का साधन तो है ही। सरसों तो महंगी बिकती है, तो इसका मतलब बहुत गरीबी हरियाणा के किसी जिले में नहीं है। चलो अब थोड़ा सा पढ़ेंगे हरियाणा का गठन और सामान्य परिचय। इसमें पहला पॉइंट देखो, मैंने इसके 2 मैप तुम्हें समझाए थे शायद, ठीक है। मैप से पहले थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, या एक काम करते हैं, पहले पेज नंबर 80 पर आ जाओ, थोड़ा सा मैप को समझो, क्योंकि मैंने कुछ कुछ साथ साथ बता दिया। पेज 80 पर आओ। हरियाणा के क्षेत्रों के उपनाम जो तुम्हें थोड़ा थोड़ा बताया ना, उसका आइडिया है, इनको आज ही याद कर लेना घर पे। मैप कोई ऐसा तो नहीं है जिसके समझ में ही ना आता हो? मैप सबको क्लियर है? ठीक है। पंचकुला को देखो जल्दी से, नैनो सिटी रायपुर पंचकुला। पहले सुन लो, यहाँ ना बेटा साइंटिफिक बहुत बड़ा कामकाज सोच रहे थे। नैनो टेक्नोलॉजी होती है, जानते हो? पता है नैनो टेक्नोलॉजी? पहले ना एक टाइम था बेटा, जैसे ऑपरेशन करना है किसी के पेट में या गुर्दे में या कहीं लीवर में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो पता ऑपरेशन के लिए क्या था? पूरा पेट काटते थे, बड़ा मुश्किल था। उस टाइम के डॉक्टर्स के पास तकनीक ही नहीं थी, लेकिन धीरे 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 साइंस ने इतनी इम्प्रूवमेंट की, इतनी बढ़ोतरी की, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया आ गई कि आपको पता है आज दूरबीन से किसी का भी इलाज हो सकता है, पता है ना? ये कोई ऐसे पेट नहीं काटना पड़ता, परेशानी नहीं है। पहले लोग ऑपरेशन के बाद बैठ जाते थे या मर जाते थे, लेकिन आज हर चीज कंप्यूटराइज्ड है। अब तो रोबोटिक सर्जरी होने लग गई, बिल्कुल बुढ़े बुढ़े डॉक्टर हाथ पैर कांप रहे हैं, लेकिन उनका ये दिमाग बहुत, उनका एक्सपीरियंस बहुत है, तो वो भी सर्जरी कर देते हैं बैठे बैठे। कैसे? रोबोटिक, उनको कुछ करना ही नहीं, कांपते हाथ से भी वो डायरेक्शंस दे सकते हैं। काम तो सारा रोबोट करेगा। रोबोटिक सर्जरी में रोबोट काम करता है, उस रोबोट को इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं। जैसे देश के सबसे बेस्ट फिजिशियंस, सबसे बेस्ट डॉक्टर्स अब बुढ़े हो गए बेटा। जो नई पीढ़ी है उसका एक्सपीरियंस कम है, क्या पता आज से 50 साल वो बहुत इंटेलिजेंट हो। जैसे एक डॉक्टर त्रेहान है, अगर तुमने सुना हो, वो सबसे बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है, उससे बढ़िया हार्ट का डॉक्टर इस देश में नहीं है, दुनिया में उसका नाम है। वो 1980s में देश छोड़ के जा रहे थे, गुड़गांव में बैठते हैं, देश छोड़ के जा रहे थे। राजीव गांधी उस टाइम पे यंगेस्ट पीएम थे। इन्होंने कहा सर कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी, आप जितना कहेंगे उतना देंगे, आप देश में ही रहेंगे। और वो रुक गए यहाँ। इतना ज्यादा पैसा कमाया, इतना बड़ा नाम, और बिल्कुल बुजुर्ग आदमी है आज डॉक्टर त्रेहान, लेकिन अभी भी सर्जरीज कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं? रोबोटिक्स। तो ये जो चीजें हैं ना बेटा, यही तो है नैनो टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी ने इतनी आसान बना दी चीजें। हमारे हरियाणा के पंचकुला में नैनो टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बड़ा काम होना था, तो इसका नाम क्या पड़ गया? नैनो सिटी, यानी साइंटिफिक चीजों के ऊपर, तकनीक के ऊपर काम करना था। नैनो सिटी रायपुर पंचकुला अब नहीं है, लेकिन पहले बन रहा था। अब हो सकता है दोबारा इसको काम करे सरकार। पेपर में आए तो टिक कर देना। नैनो सिटी कौन सी है तुम्हारी? बस। पंचकुला वैसे भी अमीर है बेटा। पंचकुला किससे लगती है? चंडीगढ़। पैसे वाले आदमी है पंचकुला में, कोई गरीब नहीं रहता, सब अमीर है। तो नैनो सिटी वहां पर क्या? हाँ यही है बेटा, लेकिन अभी यहाँ बस इतना ही कर लो, फिर नेहरू वाले पढ़ेंगे। जल्दी से आगे देखो, अंबाला साइंटिफिक सिटी है। यहाँ भी एक टाइम पर बहुत बड़ी पैमाने पर, मैंने तुम्हें HMT बताया था, हिंदुस्तान मशीन टूल, घड़ियाँ, ट्रैक्टर, तो साइंटिफिक सिटी। मिक्सी बहुत बनती हैं और साइंटिफिक अपरेटस, सुनते चलो बोलो कम। यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें बनती हैं साइंटिफिक अपरेटस की विदेशों में निर्यात करते हैं। टोटल जितना निर्यात साइंटिफिक चीज़ों का, मटेरियल का पूरा देश करता है ना, उसका 35% हमारा अकेला अंबाला कर देता है। ये प्राउड की बात है। इसका मतलब कितनी अच्छे कामकाज है यहाँ पर। ये टिक कर लो, साइंटिफिक सिटी। अगर नैनो सिटी पूछा तो हाँ, लेकिन अगर साइंटिफिक पूछा तो अंबाला। मिक्सी सिटी भी अंबाला है, मिक्सी सिटी भी, मिक्सर ग्राइंडर जूसर इसी का है। अगला पढ़ो, यमुनानगर पेपर सिटी। क्या मैंने बताया था यहाँ पेपर कटिंग प्लांट है, रिफाइंड का कामकाज है, शराब की डिस्टिलरी के कारखाने हैं, बताई थी ये बातें। यहाँ पेड़ बहुत ज्यादा है, यहाँ जंगल बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा नहीं लेकिन ज्यादा। पढ़ो, पेपर सिटी। मछुआरों का स्वर्ग है। क्यों मछुआरों का स्वर्ग? क्यों?
यमुना है तो मछली पकड़ी जाएंगी, तो यमुना के कारण मछुआरों का स्वर्ग पेपर सिटी। यहाँ यही सबसे ज्यादा बारिश भी होती है, छछरौली में, और गन्ना भी ज्यादा है। सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ है और बारिश सबसे ज्यादा छछरौली यमुना नगर के ही पार्ट में। आगे पढ़ो। करनाल को शूज सिटी कहते हैं लिबर्टी के कारण। लिख लो यहाँ लिबर्टी। हरियाणा में 2 ब्रांड चलते हैं हमारे अपने इंडिया के, एक बाटा और एक लिबर्टी। बाटा फरीदाबाद में और लिबर्टी करनाल में। दोनों जूते के प्रोडक्शन में अच्छी हैं, लेकिन बीट नहीं कर पाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को। आप देखो आज भी आपके सामने कोई ऑप्शन रखे कि एक जोड़ी जूते मुफ्त लेने हैं किसी भी ब्रांड के, तो तुम में से कोई नहीं भागेगा कि हम लिबर्टी के जूते ले लें। कहीं कमी है लिबर्टी के जूते में। आदमी पहनते हैं नो डाउट, लेकिन बेटा वो कहीं ना कहीं कारण उसका रेंज है कि सस्ते हैं थोड़े से बजाय विदेशी ब्रांड के। हम उतना बेहतर अभी कर नहीं पाए। वैसे हमने 2 बड़ी फैक्ट्री लगा रखी है, एक बाटा की और एक लिबर्टी। बाटा फरीदाबाद, लिबर्टी करनाल। यहाँ लिख लो लिबर्टी। धान का कटोरा है करनाल। के और जींद, ये तो धान पैदा करते हैं। वैरायटी ज्यादा कहाँ? हाँ, लेकिन धान का कटोरा और चावल की कटोरी सोनीपत, क्योंकि मिले हैं। जीटी रोड पे देखा है, मिले ही मिले हैं, अलग अलग बासमती चावल। चावल धान से चावल निकालने का काम सोनीपत बड़े लेवल पे करता है। ये चावल की कटोरी है, यहाँ सोनीपत में लिख लेना अंदर चावल की कटोरी। जहाँ सोनीपत है मैप में वहीं लिख लो चावल की कटोरी। और वो धान का कटोरा। ज्यादा प्रोडक्शन होता है के और जींद में। वैरायटी ज्यादा कहाँ? कैथल। कैथल के मैप में लिख लो वैरायटी किस में ज्यादा। चावल के अलग अलग नाम होते हैं ना, तो वो ज्यादा किस्म के चावल कैथल में। टोटल ज्यादा के और जींद में। धान का कटोरा भी करनाल, लेकिन चावल की कटोरी सोनीपत। चलो आगे पढ़ो। हरियाणा का पेरिस, पीओपी मिलता है बेटा यहाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस। लिख लो यहाँ पीओपी, इसीलिए हरियाणा का पेरिस है ये। पीओपी, पीओपी पता है ना, छतों में नहीं देखा लोग आजकल घर बनवाते हैं छत में, हाँ डिजाइन्स बनवाते हैं फूल पत्ती, वो पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसी की टांग हाथ टूट जाए तो पीओपी तो होता है, वो प्लास्टर कहते नहीं प्लास्टर लगवा के आए, तो वो पीओपी टाइप ही तो होता है, वही चीज होती है वो। चलो आगे पढ़ो। पानीपत को बुनकरों का शहर क्यों? बुनकरों का शहर क्यों? दरिया, गलीचे, बेडशीट, वीवर सिटी। इंग्लिश में वीवर, वीवर बर्ड होती है ना वो जो बहुत सुंदर घोंसला बनाती है, इसी को बोलते हैं वीवर्स। वीवर्स सिटी, बुनकरों की नगरी, वीवर। चलो आगे टिक करो। पेट्रोकेमिकल हब, बताओ पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं। हाँ बोर्ड पे देखो जल्दी से। 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वैसे तो कई हैं लेकिन 2 बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो NFL और एक पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रिफाइनरी। ये दोनों चीजें सबको पता है कहाँ है? ये पानीपत में। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जिसमें यूरिया, खाद, DAP जिसको लोग ऐसे ऐसे बुलाते हैं, इसका बहुत बड़ा कारखाना है NFL पानीपत में। ये पेट्रोलियम रिफाइनरी, ध्यान से सुनना अब, 1980 बहुत सारी किताबों में लिखा है, लेकिन इसको बेटा गूगल पे पूरी कहानी पढ़ते हो तो फिर समझ में आता है कि 1980 वाला सन ठीक नहीं है। पर क्योंकि हरियाणा HSSC कुछ भी उठा के दे देता है और किताब से पेपर अमूमन सेट होता है, तो 1980 पर तुम्हें अपनी बुद्धि में ये भी रखना है, इसकी पूरी कहानी पढ़ के देखना। इस पे मेन काम 1998 में हुआ था। हरियाणा में ना कुछ क्वेश्चंस हमेशा डिस्प्यूटेड रहे हैं और रहेंगे, क्योंकि ये NCERT में तो कहीं लिखा नहीं है, या तो ये किताबों में है या ये गूगल पर। कोई हरियाणा सरकार ने अपनी ऑथेंटिक किताब नहीं निकाली कि हमारी जानकारी को सच्ची मानना, तो इसलिए तुम्हें मैंने दोनों बता दिए। 1980 में बाहोली में इसके ऊपर काम हुआ था, मैक्सिमम किताबें बताती हैं। पर तुम्हें अगर पेपर में 1980 ना मिले तो क्या मिलेगा? 1998। तुम्हें दोनों याद रखने हैं, जल्दी से ये टिक कर लो। पेट्रोकेमिकल के पास यहाँ लिख लो 1980/1998। लगभग 20-25 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे हमेशा गड़बड़ रहती है, मैं दोनों लिखवा दूंगी वो उसमें। 1980/98। बापोली गांव है, बापोली गांव वहाँ है ये। बाहोली, सॉरी मैंने बापोली बोल दिया ना, बाहोली गांव। बापोली भी है बेटा, लेकिन वो शायद सोनीपत में पड़ता है ना बापोली, तो बाहोली। अच्छा पानीपत में पड़ता है, फिर वो बापोली ही होगा या बाहोली है। चलो आगे आ जाएगा, कोई नहीं। एक्चुअली हरियाणा में एक एक नाम के गांव कई कई जगह है। ऐसे कई एग्जाम्पल देती हूँ, अब सुन लिया करो, अब इसमें डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, सुनो इस बात को।
हसनपुर नाम का एक गांव है, सोनीपत में पड़ता है, लेकिन सोनीपत के हसनपुर को पेपर में अलग तरीके से पूछेंगे। एक हसनपुर गांव पलवल में भी है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। पलवल के हसनपुर गांव में लास्ट पड़ाव है यमुना नदी का, उसके बाद वो अलीगढ़ यूपी की तरफ चली जाती है। और सोनीपत का सेम नाम का गांव जो है ना हसनपुर, ये आंगनबाड़ी बहुत बढ़िया सरकार ने बनाई, अत्याधुनिक आंगनबाड़ी 2016 में बनाई थी। तो 2 हसनपुर, और हो सकता है और भी कई जिलों में हो, कुछ गांव ऐसे हैं जो कॉमन हर जिले में मिल जाते हैं। अभी आगे आएगा तब वो देख लेंगे गांव का नाम। अभी 2 सन लिख लिए, 1980 और 1998। आगे पढ़ो। सोनीपत साइकिल सिटी, कौन सी साइकिल? एटलस। मिल्टन भी यहीं बनती है अब, एटलस भी, एटलस तो बंद हो गई मिल्टन, लेकिन एटलस हमारे काम की, क्योंकि हमारी पहचान एटलस थी। 1950 से 52 के बीच में एटलस कंपनी ने काम किया था। एजुकेशन सिटी, कौन से के कारण? राजीव गांधी, शॉर्ट में लिख लो राजीव गांधी, ऐसे लिख लो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, RGEC, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी। कहीं कहीं ऐसे भी लिख देते हैं NCR, उसका मतलब समझ गए, नेशनल कैपिटल रीजन, तो उसका पार्ट है ये राजीव गांधी एजुकेशन सिटी। चलो आगे पहुंचो। रोहतक के पास देखो चीनी सिटी, शुगर सिटी, शुगर मिल तो बहुत सारी हैं, लेकिन शुगर सिटी बस 2 हैं, एक रोहतक और एक पलवल। जबकि गन्ना सबसे ज्यादा है यमुनानगर में। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें गन्ने के ऊपर काम पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ मिल लगाई किस किस सन में। अभी बस ये टिक कर लो, चीनी, शुगर सिटी, रोहतक। झज्जर पढ़ लो, शहीदों का शहर, छज्जू नगर। छज्जू नाम का कहते हैं एक किसान था, उसके नाम पे इसका नाम झज्जर पड़ा। और शहीदों का शहर क्यों होगा? यहाँ सबसे ज्यादा लोगों ने योगदान दिया होगा जब जब लड़ाइयाँ हुई होंगी और शहीद हुए होंगे, नाम क्या पड़ गया? शहीदों का शहर। इसके बाद गुड़गांव के ऊपर देखो साइबर सिटी, मेडी सिटी। मेडी सिटी क्यों? हाँ, मेडिकल फैसिलिटीज। मेदांता सुना है? मेदांता, अभी मैंने किसका नाम दिया था? त्रेहान, डॉक्टर त्रेहान, उन्हीं का तो है मेदांता। तो मेदांता, दुनिया इलाज कराने आती है, पर अब बहुत सारी स्टोरीज ऐसे आती हैं कि पैसा खा जाते हैं, गड़बड़ करते हैं। बेटा कुछ नहीं पता अंदर किसके मन में क्या चलता हो। हाँ, मेडिकल फैसिलिटी बहुत बढ़िया है यहाँ, इसलिए इसका नाम मेडी सिटी भी है, मेडिसिन के कारण। तो टिक कर लो साइबर सिटी, मेडी सिटी। पलवल में टिक करना, नहीं ये ऊपर औद्योगिक नगरी फरीदाबाद। शुगर सिटी बेटा पलवल है, इसका एरो नीचे ले आओ, शुगर सिटी पलवल। तो 2 शुगर सिटी बताओ अपनी, पलवल और रोहतक। गन्ना ज्यादा, हाँ, धान का कटोरा किसमें ज्यादा? और चावल की कटोरी, अगर धान की कटोरी आया तो भी सोनीपत टिक करना, ठीक है? धान या चावल की कटोरी कहें तो सोनीपत। आगे पढ़ो। पलवल को कॉटन सिटी भी कहते हैं। कपास ज्यादा है सिरसा में, लेकिन कॉटन सिटी है पलवल। यहीं लिख लो, कपास ज्यादा सिरसा, दोनों अलग अलग बातें हो गई। कपास ज्यादा सिरसा, जहां लिखा है ना कॉटन सिटी, यहीं लिख लो कपास ज्यादा सिरसा में, उल्टा याद कर लेना, कपास ज्यादा सिरसा, कॉटन सिटी पलवल। चलो रेवाड़ी पे आ जाओ। ब्रास सिटी, ब्रास क्या होता है? हाँ, पीतल, पीतल नगरी, लिख लो यहाँ पीतल नगरी। और वीर सिटी, वीर नगरी, वीरों का शहर कह लो, वीर नगरी कह लो। इसके बाद आ जाओ भिवानी के पास, देखो वस्त्र नगरी। कौन से वस्त्र यहाँ बने थे बहुत पहले? एक इंस्टीट्यूट बना था बेटा, अभी भी चलता है, हाँ, TITS, क्या है ये? टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज। टेक्सटाइल कपड़ा, साइंस मतलब विज्ञान। इसका मतलब ये एक ऐसा एरिया है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां साइंस के ऊपर काम कर रहे हैं। किस फील्ड में? टेक्सटाइल, यानी कपड़े का भी विज्ञान है। ये आज से नहीं है बेटा, बहुत पहले देश के नामी गिरामी खानदान के जो लोग थे ना, उन्होंने पैसा लगा दिया था। आज भी यहाँ पढ़ते हैं हजारों की जनसंख्या जो साइंस स्ट्रीम में टेक्नोलॉजी के थ्रू टेक्सटाइल के ऊपर पढ़ाई करती है। ये टिक कर लो। वस्त्र नगरी के नीचे लिख लो TITS। इसका फुल फॉर्म है द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज। टेक्सटाइल कपड़े को बोलते हैं, साइंस विज्ञान को, तो कपड़ा विज्ञान। चलो अगला टिक करो, मिनी क्यूबा। थोड़ा शॉर्ट में सुन लो, क्यूबा जाना जाता है, छोटा सा देश है। कहाँ है क्यूबा?
क्यूबा जानते हो कहाँ है? कैरिबियाई देश। अब आधों को कैरिबिया पता नहीं होगा, सुन लो। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ के थोड़ा सा ऊपर, मैं इसको ड्रॉ अगर करूं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस बेल्ट के आसपास पड़ता है कैरिबियन सी, कैरिबियाई सागर जिसे कहते हैं। इस कैरिबियन सी में पड़ता है एक देश, यानी दक्षिण अमेरिका के उत्तरी हिस्से में, नाम है क्यूबा। यहाँ सब इसको चीनी का कटोरा कहते हैं बेटा, चीनी का कटोरा। जैसे तुमने धान का कटोरा पढ़ा ना, ऐसे यहाँ गन्ना नहीं होता, यहाँ चकुंदर से चीनी बनाते हैं, बीट रूट बोलते हैं, जिनका पढ़ने में ध्यान नहीं है, लिखी नहीं है बातें। ये एक क्वेश्चन जा रहा है, पता नहीं किसका कहाँ से क्या पूछ लेंगे। इस देश के बेस्ट बॉक्सर होते हैं, इसका नाम है, छोटा सा देश है लेकिन बॉक्सिंग में ये बहुत तगड़ा चैंपियन दे चुका। तो हमने हरियाणा में अपना एक बॉक्सिंग क्लब बनाया जिसका हमने नाम रखा BBC। वैसे BBC एक न्यूज़ चैनल है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट एक ग्रुप है जिसमें कहते हैं ऑथेंटिक खबरें आती हैं, झूठी हमारी तरह नहीं बकवास खबरें दिखाता हो। BBC का नाम हमने जब रखा तो हमने कोई न्यूज़ चैनल नहीं रखा, भिवानी बॉक्सिंग क्लब, और हमने भिवानी में बॉक्सिंग क्लब को इस जैसा बनाने की कोशिश की, इसीलिए इसे मिनी क्यूबा भी कहते हैं। भिवानी के बॉक्सिंग क्लब को जिस आदमी ने काम किया ना बेटा, तुम विश्वास नहीं करोगे उसने कितनी गालियां खाई होगी। पहलवान थे वो, साई से कोच थे, रिटायर हुए। जितना पैसा जिंदगी भर कमाया ना, अपने बीवी बच्चों पे खर्च नहीं किया, वो सारा पैसा निकाल के अपने फंड का, बुढ़ापे में सरकार इसलिए देती थी पैसा कि बुढ़ापा कट जाए, क्या पता 20 साल और जीना हो, उन्होंने सारा पैसा रिस्क लिया और एक अपना अखाड़े पे लगा दिया, ये भिवानी बॉक्सिंग क्लब पे। उनके घर वालों ने सोचो कितनी गालियां दी होंगी, अपने फादर को सोच के देखो, ऐसे लगा दें पैसा, नहीं चला, बर्बाद हो गया, कहाँ से बच्चे खाएंगे, कैसे बच्चों की शादी ब्याह होंगे। लेकिन उन्होंने कितना बड़ा रिस्क इसलिए लिया कि भाई मैंने जीवन दिया है बॉक्सिंग को, मैं हमेशा बॉक्सिंग का कोच था, खिलाड़ी था, और अब मेरी इच्छा है कि जीवन के अंत समय में बॉक्सिंग को ही सब कुछ दे के जाऊँ। भगवान की बड़ी कृपा रही, वो क्लब चल पड़ा। कैप्टन हवा सिंह का नाम तुमने अगर सुना हो, कई लोगों का बड़ा नाम है उसमें। और वो न्यूज़ में कैसे आया, 2004 और 8 के जब गेम्स हुए ना ओलंपिक्स वाले, तब एथेंस और बीजिंग वाले, तब हमारे जब खिलाड़ी वहाँ गए तो अजूबा हुआ। 5 टोटल प्लेयर गए, 5 में से 4 जीत के आए इस क्लब के। तो फिर पूरे देश में ये खबर बनी कि भाई 4 लड़के एक क्लब के जीत गए। तो कौन सा क्लब है? भिवानी बॉक्सिंग क्लब। फिर पूरे देश से लड़के जिसको बॉक्सिंग करनी होती, पहली प्रेफरेंस में कि हरियाणा जाएंगे, बॉक्सिंग वहाँ बढ़िया होती है। नहीं तो बेटा हमारा नाम थोड़ी ना था बॉक्सिंग में, बॉक्सिंग तो अलग अलग जिलों का था। फिर ऐसे भिवानी बॉक्सिंग क्लब लाइमलाइट में आ गया, अखबारों में छपने लगा। आज तो तुम कहीं भी गूगल करके देख लो, इसके बेस्ट प्लेयर्स निकलते हैं। विजेंदर का नाम सुना है? मुक्केबाज विजेंदर। अब तो खैर नहीं इस तरह से खेलते, अपनी अलग प्रोफेशनल खेलते हैं, लेकिन विजेंदर भी तो एकदम से जो तारा चमका था हरियाणा में, वो इसी क्लब का तो लड़का था। यहाँ बेस्ट प्लेयर्स दिए हैं इन लोगों ने, जल्दी से पढ़ो। BBC भिवानी बॉक्सिंग क्लब, मिनी क्यूबा इसीलिए है, यहाँ लिख लो भिवानी बॉक्सिंग क्लब, तो BBC है वो। और क्यूबा क्यों कहते हैं? क्योंकि क्यूबा में कैसे प्लेयर बढ़िया हैं, बॉक्सर्स हैं। कहाँ है क्यूबा? कैरिबियाई सागर, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी हिस्से में। और किस चीज के लिए जाना जाता है? चीनी का कटोरा। किससे चीनी बनाते हैं? ये चकुंदर से, चकुंदर से। नेक्स्ट है भारत की छोटी काशी। अगर भारत की काशी कहें तो यूपी, लेकिन भारत की छोटी काशी कहें तो हमारा भिवानी। मंदिर की अधिकता लिख लो, मंदिर की अधिकता। किसने बनवा दिया यहाँ मंदिर? धर्मार्थ न्यास ट्रस्टीज, जिनके पास जो पैसा देते हैं धर्म के लिए, धर्मार्थ न्यासों की नगरी। हर जगह नहीं होते बेटा इतने दाता, ये दान देने वाले। धर्मार्थ न्यासों की नगरी है भिवानी। दुनिया ने पैसा दिया, व्यापारियों ने कमाया और दिया कि भगवान के मंदिर बनाओ। कमाते तो बहुत लोग हैं, लेकिन दान देने का जिगरा सबका नहीं होता ना, इन्होंने दान दे रखा है। चलो पढ़ो आगे। सिटी ऑफ वॉर हीरोज, ये वॉर हीरोज हैं। अभी शहीदों का शहर कौन सा था? झज्जर। फिर एक वीर नगरी आई थी, अब आ गया सिटी ऑफ वॉर हीरोज। देखो तीनों एक जैसे लगते हैं। अगर सिटी ऑफ वॉर हीरोज आया तो, अगर वीर नगरी आया तो, और शहीदों का शहर। हाँ, शहीद होते हैं देश के लिए, वॉर वाले तो क्या पता किस किस वॉर में गए हों, क्या पता वो देश से बाहर भी हुई हों। चलो आगे पढ़ो। स्टील सिटी हिसार, सबको पता है स्टील सिटी के बारे में। हाँ, ये जो बेटा आज जो बड़े लोग हैं ना, जैसे हम नॉर्मल लोग हैं, हम सब नॉर्मल लोग हैं, जो आज बहुत बड़े लोग हैं ना, बहुत बड़े, इनके ना 3 4 5 पीढ़ी पहले दिमागदार लोग थे ज्यादा।
जैसे तुम्हारे परदादा के पिताजी, मेरे परदादा, हमारे टाइम के लोग जो थे, जिनके हम वंशज हैं, बहुत साधारण लोग थे। उनके मन में ये कभी नहीं था कि हम जिंदगी में आगे बढ़े या कुछ अलग हटके करें। वो बड़े खुश थे। 5-7 भैंस बंधी हुई हैं, 8-10 एकड़ जमीन है, 10-20 लोग घर में हैं, भैंस बंधी हुई हैं, आराम का जीवन। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम गांव छोड़ के बाहर जाएं, देश विदेश घूमें, शहर में जाके देखें। नहीं, वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे, क्योंकि हम इंडियंस में ना बेसिकली प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया, हम में कंटेंटमेंट है, हम में संतुष्टि है, जितना मिल गया हम खुश हैं। ये तो तुम आज की पीढ़ी हो, जैसे हम लोग भी, कि हम लोग टीवी, रेडियो, मैगजीन्स देख देख के, पढ़ के, सुन के हमें लगा यार जिंदगी और अच्छी हो सकती है। हमने जो मूवीज में विदेशी कल्चर देखा ना कि यार कितनी बढ़िया जिंदगी है। मुझे ध्यान है पहले ये एस्केलेटर्स बस मूवी में दिखते थे, जो ये स्वचालित सीढ़ियाँ नहीं होती मेट्रो में लगी हैं, तब हमें लगता था यार ये भी कैसी सीढ़ियाँ, इनके तो बड़े मजे, अंग्रेजों के बस खड़े रहो चले जाते हैं। हमारे लिए अजीब था। आज हमारे देश में आ गई, और कई बार वो देखा, कई बिल्कुल ही जो बेचारे बिहार के होते हैं वो अल्टी पल्टी खा जाते हैं, गिर जाते हैं, देखी होंगी ना वो कई रील्स पर, डरते हैं बेचारे बुजुर्ग। उनको वैसा ही लगता है जैसे पहले हमें लगता था कि ये कैसी सीढ़ियाँ जो खड़े रहते हैं और ये चली जाती हैं। उनको देख के आज हम इंडियंस हंसते हैं। 10 साल पहले हम भी ऐसे ही थे, सब ऐसे ही थे। हमने बाहर की चीज़ों को देख के सीखा कि जिंदगी अच्छी बन सकती है। हमारे दादा परदादा ने थोड़ी ना ये सब चीज़ें देखी थी। उनके टाइम में तो वो टेप रिकॉर्डर भी नहीं था, गाने भी नहीं थे, तो वो तो बेचारे अपनी रागनी सांग इसमें खुश। उन्हें कभी किसी ने कहा ही नहीं कि कोट पहना जा सकता है, टाई लगाई जा सकती है। शादी ब्याह में उनके बस वो एक जोड़ी थोड़े नए धोती कुर्ते थे, और घर पहनने के थोड़े पीले पड़ जाते थे, बस यही तो अंतर था। वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट थे। लेकिन उस टाइम पे कुछ लोग तेज थे बेटा, जैसे आज तुम लोग हो ना, जितनी बुद्धि तुम्हारे अंदर है, इतनी बुद्धि आज से 5 पीढ़ी पहले जिनके पास थी ना, वो गजब कर गए। क्योंकि आज इतनी बुद्धि के मालिक सब हैं, तब कोई भी नहीं था। उनमें से एक परिवार था जिंदल परिवार। ओपी जिंदल का नाम सबने सुना है ना? हाँ, ऐसे जिंदल में ना कई फेमस हैं बेटा, जिन्होंने, आज तुम देखो जिंदल का सावित्री जिंदल हर बार इलेक्शन जीत जाती हैं। देश की सबसे ज्यादा अमीर महिला, लिस्ट में नंबर 1 है, पता नहीं कितने सालों से। कितना पैसा होगा इनका, राजनीति पे प्रभुत्व है, तुम्हारे सामने जिंदल जीता है ना। एजुकेशन पे इनका प्रभुत्व है, देश की सबसे महंगी यूनिवर्सिटी नंबर 1, अगर गूगल करोगे ना नंबर 1 लॉ यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल का नाम आता है। कितनी फीस है वो भी देख लेना, करोड़ों रुपए लेते हैं, करोड़ों रुपए। 5 साल की पढ़ाई में करोड़ों रुपए, और दुनिया पढ़ती है। इसका मतलब कुछ अच्छा दे रहे होंगे तभी लोग आएंगे ना बेटा। तो इसका मतलब एजुकेशन में पैर जमा रखे हैं, स्टील में पैर जमा रखे हैं, राजनीति में पैर जमा रखे हैं। अब ऐसा एक पीढ़ी नहीं कर सकती, एक पीढ़ी तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल करती है बेटा। तुम पहली पीढ़ी के स्ट्रगलर हो अपने घर में। तुम्हारे पिताजी जो काम कर रहे हैं ना, वो खेती या छोटी नौकरी। तुम थोड़ी सी इच्छा ज्यादा रखते हो और तुम्हें लगता है हमारी लाइफ अच्छी हो। तुम्हारे फादर ने बहुत अच्छी लाइफ नहीं सोची बेटा, मेरे फादर ने भी नहीं सोची। हम उस पीढ़ी के थे अपने घर में, मैं जिसको लगता था कि जिंदगी बेहतर होनी चाहिए। ऐसे तुम उस पीढ़ी के हो पहले, जिसको लगता है कि घर में गाड़ी होनी चाहिए और अपनी लाइफ को जीना चाहिए, हर दिन को खुश होकर जीना चाहिए। हमारे पेरेंट्स तो हमेशा करते 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 ही बूढ़े हो गए। तुम्हारे पेरेंट्स भी करते करते ही बुढ़ापा आ गया। तुम्हारे माँ बाप कभी घूमने नहीं गए, कभी उन्होंने पैसे खर्च नहीं किए। घूमने भी गए तो कहाँ, सब्जी मंडी, यही उनका घूमना था। क्योंकि उन लोगों को, अब हमारे पेरेंट्स को कोई कहे कि आप जो है जाओ केरला घूम के आओ, तो वो पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे, कहेंगे नहीं इतनी दूर, नहीं नहीं हमारे तो घुटनों में, वो ये बहाना मार देंगे। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मेरे फादर को मैंने फ़ोन किया, तो कह रहे थे मेरी बड़ी सिस्टर, कविता नाम है उसका, घर में पिंकी बोलते थे, तो कह रहे पिंकी का फ़ोन आया था, वो कह रही थी पापा आपकी टिकट करा देती हूँ, आप जो है ये MP में क्या है वो महाकाल टेम्पल है ना, हाँ, तो उसने कहा कि पापा मैं टिकट करा देती हूँ और ऐसे ऐसे इस पे ये है, वहाँ आपका होटल बुक करा दूंगी और आप चले जाना। तो फिर वो जैसे चिंता में आ गए कि मैं कैसे जाऊँगा, क्या करूँगा। तो फ़ोन फिर मैंने शाम को किया, तो बोले वो पिंकी कह रही थी तेरे टिकट करा देंगे तेरी मम्मी की और मेरी, पर हम तो सोच रहे हैं हमारे घुटनों में दर्द हो जाता है, कहाँ चढ़ेंगे, और बोले प्लेन में मुझे वैसे भी घुटन सी होती है। तो मैंने कहा पापा आप मत जाना, आपका मन नहीं है, ज़बरदस्ती मत जाना, आसपास घूमाना। मैं तुम्हें ये बता रही हूँ बेटा, उन्होंने मज़े नहीं किए, वो ज़िंदगी भर कमाते रहे। तुम जैसे स्ट्रगल करके आगे आना चाहते हो ना, ऐसे कभी ओपी जिंदल ने सोचा था। बस फ़र्क इतना था कि वो और तेज़ दिमाग थे। वो उस टाइम पे विदेश चले गए और विदेश जाके देखा, होटल में रुके, देखा पाइप में पानी आता है, टैप में। हमारे घरों में तसले में, बाल्टियों में पानी रखते थे, हमारे कहाँ टैप थे, कहाँ टंकी थी। तो उनके दिमाग में आया कि ये लाइफ बहुत अच्छी है, आदमी को पानी एक जगह से जो है ढोना नहीं पड़ता, ऐसे घुमा दो टैप और पानी आ गया। ये कॉन्सेप्ट वो दिमाग में लेके यहाँ आए और उनकी एक छोटी सी दुकान थी,
तसले, बाल्टी, फावड़े, ये जो गांव में काम आते हैं, ये बेचते थे। उनको लगा कि नहीं, अब कॉन्सेप्ट बदलना चाहिए, ये चीज़ें पीछे जाएंगी और अच्छी ज़िंदगी आएगी अब आने वाले टाइम में। उन्होंने बेटा पाइप का काम शुरू किया और आज उसी पाइप के दम पे तुम देख लो जिंदल कहाँ से कहाँ पहुंच गए। इनकी वर्थ देखो तुम। सावित्री जिंदल से अमीर औरत इस देश में पता नहीं कितने साल से नंबर 1 बनी हुई है वो। तो इसका मतलब कितना ज़्यादा पैसा घर में होगा। मैंने डिपार्टमेंट गिना दिए, एजुकेशन में नंबर 1, स्टील के पाइप में नंबर 1 और राजनीति में कितना आगे। इनके पिताजी की मौत जो हुई थी हेलीकॉप्टर क्रैश में 2005 में ना, राजनीति के बड़े आदमी थे। तो इससे क्या आइडिया लगता है कि जिन लोगों ने अपनी पीढ़ी से अलग हटके थोड़ा बेहतर सोचा, उनकी पीढ़ियां आगे जाके अगर मेहनती हो तो ऐश कर सकती हैं। पहली पीढ़ी ज्यादा ऐश नहीं करती, पहली पीढ़ी काम करती है। उसके बाद वाली अगर थोड़ी समझदार हो तो काम प्लस आराम करती हैं। अंबानी के जो पिता थे ना, धीरू भाई अंबानी, उन्होंने बहुत ऐश नहीं मारी। तुम उनके फोटोज देखना, वो नॉर्मल आदमी थे। लेकिन सबसे ज्यादा ऐश मार रहा है अनंत अंबानी और जो ये अंबानी की अगली पीढ़ी है। क्यों मार रहे हैं? क्योंकि बेटा इनको मेहनत करते करते तीसरी पीढ़ी आ गई। अब ये तीसरी पीढ़ी है और बिगड़ैल नहीं है। अगर एक पीढ़ी मेहनती हो, पैसा कमाए, दूसरी बिगड़ैल हो तो वापस जीरो। जो कई कई पीढ़ी आगे जाती है ना, वो जनरेशनल वेल्थ कमा लेती हैं, यानी उनके पास चीजें इकट्ठी होती हैं। पर वो पीढ़ी दर पीढ़ी ना, इसी को तो संस्कार बोलते हैं। आपने जो सीखा अगर आप अपने बच्चे को नहीं सिखा पाए तो फिर आपकी ग्रोथ आगे नहीं होगी, फिर वंश खत्म हो जाते हैं। ये जो पुराने मौर्यों के, गुप्तों के, मुगलों के वंश चले ना, इसका कारण था बेटा इनकी एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी ने ग्रोथ की। तो तुम अपनी पीढ़ी, पिछली जो पीढ़ी है ना, उससे ज्यादा ग्रोथ करो ताकि तुम्हारा भी नाम चले कि हाँ। फिर अगली पीढ़ी को और सिखाना, वो तुमसे ऊपर। अगर तुम सरकारी नौकरी तक पहुंचे तो तुम्हारे बच्चे बिजनेस तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि तुम सरकारी नौकरी पे पैर जमा लोगे तो तुम अपने बच्चों को अच्छी स्कूलिंग दिलवा पाओगे। अच्छी स्कूलिंग अच्छे आइडियाज को जनरेट करती है, क्योंकि जैसे बच्चे होंगे वैसी बातें करेंगे। एक तो बातें करो चल भाई बीड़ी पीने चलेंगे, और एक बातें करो यार मेरा टारगेट है मैं एमबीए करके और उस कंट्री से डिप्लोमा करूंगा, ये वाली फार्मिंग में बड़ा पैसा है, इस वाले बिजनेस में बहुत पैसा है, इनिशियल कम लगाना पड़ेगा, आउटपुट ज्यादा। एक ऐसा दिमाग सुन रहा है और एक बीड़ी और सट्टे और इस तरह की बातें। डिफरेंस है ना ये। तो क्लास बदलनी है, कैटेगरी बदलनी है, तो पहली एक पीढ़ी को स्ट्रगल करना है। तुम स्ट्रगलर हो अपनी लाइफ के, तो बहुत ध्यान से पढ़ो ताकि तुम्हारी लाइफ सेट हो। चलो जल्दी से देखो आगे। स्टील सिटी हुई, काउंटर मैग्नेट सिटी, ये टिक कर लो। दोनों इंपॉर्टेंट है। हिसार, हिसार बहुत ज्यादा ग्रोथ का कारण ये स्टील सिटी है। नेक्स्ट देखना, फतेहाबाद को पिंक सिटी यहाँ का डीसी बनाने वाला था, बनी नहीं है लेकिन कोशिश की थी। पिंक सिटी हरियाणा की पूछेंगे तो क्या टिक करोगे? फतेहाबाद। बनी नहीं ना, नैनो सिटी बनी ना पिंक सिटी। नैनो सिटी क्या बनानी थी? नहीं बनी। पिंक सिटी क्या बनानी थी? फतेहाबाद। ये भी नहीं बनी, पर कोई नहीं, नाम फेमस हो गया। सिरसा टिक करो। वन नगरी, संतों की नगरी। एक तो बाबा जी पकड़े गए थे संतों में से, लेकिन फिर भी कहलाती है। फिर भी क्या नहीं बेटा, कुछ लोग उनको मानते हैं अभी भी, जैसी जिसकी इच्छा। चलो देखो, अपनी अपनी सोच है। कुछ लोगों को लगता है कि गलत हुआ, ठीक हुआ। हम डिस्प्यूट का क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, पेपर में आए टिक कर देना बस। आगे पढ़ो। सरस्वती नगरी, क्यों सरस्वती नगरी? क्यों? नदी, नदी यहाँ लिख लो। घग्गर का पुराना नाम है ये, घग्गर का पुराना नाम सरस्वती। चलो जींद पे आ जाओ ऊपर। हार्ट ऑफ हरियाणा। अब बताओ हार्ट ऑफ हरियाणा जींद है या रोहतक है? दोनों को मैप में देखो अपनी किताब में, जींद को भी और रोहतक को भी। इस पूरे मैप के बीच का अगर हिस्सा ड्रॉ करें तो जींद का भी हिस्सा आ जाएगा और रोहतक का भी। अगर हम एक गोला बनाए तो क्या ये दोनों आ जाएंगे? ठीक है, अब इनके कारण जान लो। अगर वो पूछे हरियाणा के मध्य में स्थित हरियाणा का हृदय, तो आंसर है रोहतक। अगर पेपर में रोहतक ना हो तो फिर आंसर टिक कर देना जींद। एचएसएससी ने कई बार ये क्वेश्चन पूछा और उसने हमेशा गड़बड़ की, पर ऐसा कभी मैंने नहीं देखा कि जब दोनों ऑप्शंस आए हों एक आएगा। अगर वो स्पेशल पूछे हरियाणा के मध्य में स्थित, तो वो जींद को नहीं जानना चाहते, फिर वो क्या जानना चाहते हैं? रोहतक। तो यहाँ ये टिक कर लो, रोहतक और जींद दोनों हार्ट ऑफ हरियाणा हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाओ कैथल। हरियाणा की छोटी काशी, भारत की या हरियाणा की? और भारत की छोटी काशी, हाँ ये जो काशी है ना कैथल, यहाँ याद है 9 ग्रहों के कुएं टाइप खुदवाए थे? किसने? श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को कह के कि 5 भाई मिलके कुएं कुंड बना लो। कुंड मतलब छोटा सा तालाब। यहाँ लिख लो, जहाँ लिखा है हरियाणा की छोटी है, नवग्रह कुंड, 9 ग्रहों का कुंड। अगर नई में लिखा है तो बहुत अच्छी बात है बेटा।
9 ग्रह कुंड के कारण ये काशी है। तो 2 काशी हो गई, कौन कौन सी? भिवानी और कैथल। मंदिरों के कारण भिवानी और नवग्रहों के कारण 2 हार्ट ऑफ हरियाणा हो गए। अगर बिल्कुल मध्य में से तो रोहतक, ना मिले तो जींद। और 2 सन लिख लिया तुमने इसका रिफाइनरी के, 1980 और 1990। वॉर हीरो, सिटी ऑफ वॉर हीरोज भिवानी, शहीदों का शहर और वीर नगरी। ठीक है, आगे देखो कुरुक्षेत्र, सिटी ऑफ पार्क्स और धर्म नगरी। यहाँ बहुत पार्क हैं क्योंकि बहुत धर्म वाले लोग आते हैं, ये जो होता है ना, क्या बोलते हैं इनको, तीर्थयात्री। तो ये कहाँ बैठे हैं? अब गरीब आदमी है, तीर्थ यात्रा अमीर नहीं करता, गरीब करता है। तो कहाँ बैठा? तो पार्क बना दिए भाई, अपनी 4 रोटी बांध लाए। कभी कभी ना बेटा पूर्णिमा पे, अमावस्या पे स्नान लगता है, बड़ा मेला लगता है, तब बिहार छत्तीसगढ़ से भी लोग आते हैं, राजस्थान से भी। अब वो इतने अमीर नहीं है कि वो होटल्स में स्टे कर पाए, वो बेचारे सुबह 10 रोटी बांध लाते हैं, 4 आदमी इकट्ठे होके आ गए, 10-12 रोटी बांध लाए, अपनी कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में स्नान किया, भगवान के मंदिर में जल चढ़ाया, बैठ के अपनी 2-2 4-4 रोटी खाई, थोड़ा बहुत वहां घूमे, ट्रेन पकड़ी, वापस राजस्थान। तो ऐसे लोगों के लिए शहर में पार्क बनाना जरूरी था, तो क्या बना दिए? बहुत सारे पार्क्स, यानी सिटी ऑफ पार्क्स क्या हुई? कुरुक्षेत्र। क्या ये पूरा मैप समझ में आ गया? बताओ काउंटर मैग्नेट सिटी क्या होती है? नहीं होती क्या है? अगर पेपर में हिसार नहीं मिला तो ध्यान से सुनो, ऐसा सुन लेना। अब ऐसा शहर जहां डेवलपमेंट की करने के बहुत ज्यादा चांसेस हों, जैसे दिल्ली से लगता, तुम जानते हो एयरपोर्ट पे दिल्ली पे बहुत भीड़ रहने लग गई, तो हिसार का एयरपोर्ट बना तो लिया हमने, अभी ज्यादा यूज नहीं कर रहे, लेकिन ऑल्टरनेटिव हमने तैयार कर रखा है। जिस दिन इशारा करेंगे हमारा हिसार एयरपोर्ट पूरा रेडी है। तो इस तरीके से काउंटर मैग्नेट, यहाँ नीचे एक लाइन लिख लो, काउंटर मैग्नेट सिटी, ऐसे शहर जिन्हें ऑल्टरनेटिव सेंटर, ऑल्टरनेट का हिंदी में क्या बोलते हैं? वैकल्पिक, वैकल्पिक शहर। अब वैकल्पिक ज्यादा टफ है, ऑल्टरनेट लिख लो, लिखो ऐसे शहर जिन्हें ऑल्टरनेट सेंटर ऑफ ग्रोथ, ऑल्टरनेट सेंटर ऑफ ग्रोथ के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। बस ये 2 बातें याद रखना, ऐसे शहर जिन्हें ऑल्टरनेट सेंटर ऑफ ग्रोथ के रूप में, यानी वहां नहीं तो यहां कर लो ग्रोथ, दिल्ली नहीं तो यहां कर लेना, ऑल्टरनेट सेंटर ऑफ ग्रोथ के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। हरियाणा में लिख लो 2 हैं, हिसार प्लस अंबाला। अंबाला भी हमारा काउंटर मैग्नेट है, जानते कम लोग हैं लेकिन है, हिसार प्लस अंबाला। अगर दोनों आ गए तो हिसार, नहीं आया हिसार तो क्या साइंटिफिक सिटी भी अंबाला था? क्या मिक्सर ग्राइंडर जूसर भी बने थे? नैनो सिटी क्या थी? पंचकुला। 1980 और 1998 किसकी बात हो रही है? रिफाइनरी की। शहीदों का शहर, सिटी ऑफ वॉर हीरोज, धान का कटोरा और धान की कटोरी, किसमें ज्यादा? शूज के 2 शहर बताओ। लिबर्टी आए तो करनाल और टाटा आए तो ये बाटा आए तो। अच्छा, क्या हरियाणा में कोई टेक्सटाइल पे साइंसेज में भी काम होता है? कहाँ पर? भिवानी। धर्मार्थ न्यासों का शहर, हरियाणा की छोटी काशी और इंडिया की छोटी काशी। हाँ, अगर कहें नवग्रह कुंड की काशी और मंदिरों की अधिकता भिवानी। थोड़ा थोड़ा अंतर है, ये समझ के पढ़ना, ठीक है? चलो बाकी कल पढ़ेंगे।